नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धूम मच गई है इंडिया के अंदर। वो कह रहे हैं कि जो भारत के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब और भारत का जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने कहा है कि जी आप अफ्रीका को एज ए वन ब्लॉक जो है वो G20 में लें। और ये बेसिकली जो ग्लोबल साउथ का इंडिया रेटरिक रखता है, ये उस रेटरिक को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए है। सो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? क्या बाकी ममालिक भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? कि बाकी ममालिक ने अपने बायलैटरल, बहुत सारे ममालिक ने इंक्लूडिंग टर्की ने जो है वो जैसे टर्की अफ्रीका, चाइना अफ्रीका, यूएस अफ्रीका जो है वो रिलेशंस वो एक प्रेटस से डेवलप किया हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस इनिशिएटिव को? आपको पता है कमर साहब, यहाँ पे अमेरिका में एक जोक है कि एल गोर इन्वेंटेड द इंटरनेट। आपने सुना होगा ये, अगर आपने नहीं सुना तो इसको गूगल करें। इस पे बहुत मतलब एल गोर की काफ़ी ली है पब्लिक ने, बहुत जो नाइट शोज होते हैं उन्होंने, कॉमेडियन ने बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि उसने गलती से कह दिया था कि वो कहना चाह रहा था कि मैं कुछ कमेटी का इंचार्ज था। इंटरनेट वॉज इन्वेंटेड इन द 1970s बाय यूएस डिफेंस, और कई साल तक वो यूएस डिफेंस में ही इस्तेमाल किया गया। फिर बाद में 1990s में, अर्ली 90s में वो पब्लिक में आया। तो जब भी मजाक उड़ाना है तो वैसे एल गोर इन्वेंटेड द इंटरनेट। तो मुझे लगता है कि अब तीसरे चौथे दिन हेडलाइंस आएंगे इंडिया में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्वेंट्स फायर, इन्वेंट्स द व्हील, इस तरह की बातें आने लगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो तकरीबन 10-12 साल से अटेंड कर रहे हैं G20 रेगुलरली एवरी ईयर, और वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि बार बार के अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया जाए इन G20 फॉर्मली, क्योंकि यूरोप के तकरीबन 4-5 मुल्क हैं और फिर यूरोपियन यूनियन है ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट। डबल एंट्री है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया वगैरह के लिए दिस इज लाइक ए डबल एंट्री इन द थिंग। दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू EU। अफ्रीका से सिर्फ एक ही साउथ अफ्रीका है, एक ही मुल्क है G20 में। तो दे आर सेइंग कि जो G20, देखिए G20 वॉज ए ग्रुप। G20 कोई इदारा नहीं है, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशन, जस्ट अ फोरम। और ये फोरम वॉज क्रिएटेड टू डील विद इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1999 में आई थी। तो बड़े मुल्क, यानी 20 मुल्क, जो 20 इकोनॉमीज जो हैं ग्लोबल, हु कंट्रोल मे बी 70-80% ऑफ द ग्लोबल GDP, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। दैट इज द गोल, फंडामेंटल गोल वही है G20 का। तो इट डजेंट मैटर कि छोटे इकोनॉमीज उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू जस्ट स्टेबलाइज द इकोनॉमी। लेकिन छोटे इकोनॉमीज ये कहते हैं कि जो रूल्स बन जाते हैं वहाँ पे, जो नॉर्म्स जनरेट हो जाते हैं G20, देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज टू लिव विद इट। तो ये प्रोसेस हो जाता है अनडेमोक्रेटिक। तो फॉर एग्जांपल के ना मतलब गाना का उसमें ना से है, ना नाइजीरिया का से है, ना ट्यूनीशिया का से, बट दे हैव टू फॉलो द रूल्स दैट G20 माइट क्रिएट। तो एक अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो पिछले बार बाली में जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पब्लिकली कॉल किया टू गिव अफ्रीकन यूनियन ए परमानेंट मेंबरशिप इन G20। तो फ्रांस ने इमीडिएटली उसको सपोर्ट किया, सेइंग दिस इज ए गुड आइडिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो डिक्लेरेशन था, द फाइनल स्टेटमेंट जो आया, आपको पता है वहाँ पर शी जिनपिंग भी थे, जो बाइडेन भी थे, और लावरोव भी थे। तो काफ़ी टेंशन था यूक्रेन की जंग को लेकर, राइट। सो कहते हैं कि इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक स्किल्स की दाद देना चाहिए दैट ही वाज एबल टू गेट ए कम्युनिके आउट। तो उस कम्युनिके में ये जिक्र नहीं था अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने का। हालांकि देवर पब्लिक, मतलब खुद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को, चेयरमैन ऑफ द G20 समिट, ही कॉल्ड फॉर इट, द फ्रेंच मैक्रॉन सपोर्टेड इट, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद चाइना सपोर्टेड इट कि यस वी विल सपोर्ट अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप इन G20। फिर जापान ने भी किया। और जब अफ्रीका समिट हुआ यहाँ पर, तो जब इनफैक्ट मैंने जो अफ्रीका समिट की समरी की है, तो जो लोग कॉन्वर्सेशंस के सब्सक्राइबर्स हैं और नहीं भी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखें जाके। तो उसमें आई थिंक मैंने बाइडन का वीडियो भी लगाया जिसमें ही कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग परमानेंट मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन इन G20 का मेंबर बनाया ताकि रिप्रेजेंटेशन हो। अब नरेंद्र मोदी साहब ने बेसिकली एक लेटर लिखा है G20 मेंबर्स को से कि इस बार इस कॉन्फ्रेंस में उसको मेंबरशिप दे दी जाए। सो इट इज़ नॉट एज इफ एनीथिंग बिग, मतलब इट्स नॉट कि ये प्रपोजल नहीं था, ये मोमेंटम नहीं था। ऑलरेडी चाइना, जापान, फ्रांस एंड अमेरिका हैव कॉल्ड फॉर इट एंड सपोर्टेड इट। अब इंडिया आ रहा है। मुझे लगता है कि सम कंट्री ने ऑब्जेक्ट किया और उस वास्ते वो इंडोनेशिया के कम्युनिके में नहीं था। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि आप एक पूरे कॉन्टिनेंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। और जो अफ्रीका का अब करंट GDP है, इट इज़ लिटिल लेस देन इंडिया। सो या तो इट इज़ अफ्रीका इज़ या तो द 6th या 7th बिगेस्ट इकोनॉमी। Definitely bigger than Turkey, definitely bigger than South Africa। यानी पूरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अगर जा सकता है तो why not the whole of Africa? मेरा अफ्रीका इज $2.46 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 3.4। अच्छा मैं चेक। हाँ, $3.4 ट्रिलियन इकोनॉमी है अफ्रीका की। सो इट डिजर्व्स टू बी देयर एज अफ्रीका। बट एक बात मैं बताऊं आपको, जितने ऑर्गेनाइजेशन जितने बड़े होते जाते हैं, इट विल बिकम लेस इफेक्टिव। तो उसमें ये होगा कि अमेरिका जैसे मुल्क विल देन शिफ्ट द रियल एजेंडा टू G7। G20 फिर वो UN जनरल असेंबली की तरह हो जाएगा, आके तकरीरें करें और फिर चले जाएं। देखिए अब इंडिया में क्या होता है, लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ ए कम्युनिके कम्स आउट। आपने तो देखा फॉरेन मिनिस्टर्स की तो फ्लॉप हो गई ना G20 की मीटिंग। देयर वाज नो कम्युनिके, देयर वाज नो कॉमन शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग। इंडिया का एक एजेंडा था, वेस्ट ने आके पूरा का पूरा खाली यूक्रेन कर डाला। और फिर इस बार भी सितंबर में वी विल सी व्हाट हैपेंस। तो इट्स गोइंग टू बी ऑल यूक्रेन अगर जंग खत्म नहीं हुई तो। तो क्या अफ्रीका, क्या ग्लोबल साउथ का एजेंडा, आई डोंट नो। विल सी कि अमेरिका का क्या मूड है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आ रहे हैं, विल दे रेज द इश्यू ऑफ यूक्रेन उतना ज़्यादा या बिल्कुल ही नहीं रेज करेंगे यूक्रेन रशिया का। बट G20 में तो दे विल कम, ये कनाडा ये वो सब तो रेज ज़रूर करेंगे। बरतानिया भी G20 में दे विल वांट ए स्टेटमेंट कंडेमिंग रशिया अगर जंग फिर भी चल रही है ना। इनफैक्ट मेरे को बदमाशी सूझ रही है मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि रशिया को निकाल दें और उसकी जगह अफ्रीका को डाल G20 में। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो वाकई बदमाशी आपने की है। मैं निकाले क्यों नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल से निकालने की बात हो रही है। तो ये क्या राइट, G20 फ्रॉम G7 से तो चाइना से को नहीं बुलाया। देखिए अब G7 में चाइना वाज नॉट इनवाइटेड। रशिया की तो हैसियत ही नहीं है G7 के लिए करीब भी आने के लिए। बट चाइना वाज नॉट इनवाइटेड टू हिरोशिमा फॉर द G7 समिट, द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। मेरा ख्याल है कि ये द मोर जैसे चाइना जैसे बड़े मुल्कों को अगर आप इनवाइट नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता है चाइना को। उसकी वजह ये कि उसकी रेलेवेंस तो मेंटेन है, उससे तो ज्यादा बायसनेस नजर आ रही है। मेरा ख्याल है इससे तो ज्यादा अच्छा अंदर बुला के बैठ के बात की जाए तो ज्यादा नॉर्मल लगेगा, रादर के बस के एजेंडा डिस्टॉर्ट हो जाता है ना हमारे साथ। एजेंडा डिस्टॉर्ट, इट्स लाइक सेइंग कि हमको क्रिकेट के बारे में बात करना है, चलो क्रिकेटर्स को लेकर आए, फिर एक हॉकी के प्लेयर को लेकर आए तो वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। फिर देन कुछ फाइनल ये तो फिर दो दुनिया जो है वो क्रिएट हो रही है। एनी हो, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डॉक्टर साहब आया था फॉरेन अफेयर्स में
डैनियल जी। मर्की ने कल लिखा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को, आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले फॉरेन अफेयर्स में और बाकी आर्टिकल्स आ रहे थे इंडिया के हवाले से, एशले टेलिस की बात कर रहे हैं। एलिशले टेलिस ने लिखा। अभी ये जो आर्टिकल आया उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, उसने कहा है कि इंडिया को जो है वो वेस्ट को शेयर्ड वैल्यूज के लेंस से नहीं देखना चाहिए, उसको शेयर्ड इंटरेस्ट के लेंस से देखें। सो ये नहीं हो सकता कि अमेरिका के जो शेयर्ड वैल्यूज का जो फ्रेमवर्क है या जो टेम्पलेट है वो इंडिया पे फिट आए। जो इंडिया पे टेम्पलेट फिल आता है वो शेयर्ड इंटरेस्ट है। सो इसको व्हाट आई वाज गेटिंग आउट ऑफ ऑल दिस वाज कि इट मींस के सो इंडिया बेसिकली, इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज नॉट अ कंट्री जहाँ पे हम वो वैल्यूज की बात कर सकें। हाँ, जैसे द अमेरिकन्स हैव शेयर्ड इंटरेस्ट विद द मोनार्क्स एंड मैनी अदर कंट्रीज, सो इनके साथ भी बस रखें। सो ये फॉरेन अफेयर्स में छपा, मैंने इसको रीट्वीट भी किया। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? ये जो सोच है, ये थॉट है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।